इजराइल और हमास की जंग में अब तक 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,400 इजराइल की तरफ से और 4,500 लोग फिलिस्तीन की तरफ से यानी गाजा में जान गंवा चुके हैं। लेकिन कल जो हुआ वो इस युद्ध में मिनी एटम बम जैसा है, जिसके बाद इस पावर गेम में बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है। गाजा में के अल शहली अस्पताल पर हमले में 500 लोगों की मौत के बाद इस युद्ध के महायुद्ध में बदलने का डर और बढ़ गया है। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक लॉबी को दम मिल गया है। इजराइल सबूत दे रहा है कि अस्पताल पर हमास के संगी साथी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी पीजेआई का रॉकेट गिरा था। गाजा के आतंकियों ने ही अस्पताल में औरतों बच्चों को मारा है और अब ये सबूत वो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देने जा रहा है। लेकिन इस्लामिक देशों ने बाहें और चढ़ा ली है। उनकी नजर में इजराइल ही कसूरवार है। आज ओआईसी की बैठक हुई जिसमें ईरान बढ़ चढ़कर बोला। उसने इजराइल की तेल सप्लाई रोकने और उसके राजदूतों को मुस्लिम देशों से बाहर करने का प्रस्ताव रखा। नई बात यह है कि ऑफिशियल फिलिस्तीनी यानी महमूद अब्बास वाले पीएलओ ने भी सीधे इजराइल पर ठीकराव हो रहा है। कहा है कि इजराइल के हाथ खून से सने हुए हैं। और इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल तो पहुंचे, लेकिन अब बिना कुछ हासिल किए लौट रहे हैं। बाइडेन ने इजराइल के साथ खड़े रहने और हमास को मिटाने की कसम दोहराई है। अस्पताल के हमले पर इजराइल को क्लीन चिट दी है। साफ कहा है कि अस्पताल पर आतंकियों ने हमला किया था, लेकिन दिख रहा है कि बाइडेन महायुद्ध के हालात नहीं टाल पाए। हमले के बाद 3 देशों ने, यानी 3 देश कौन कौन से थे? फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक वाला है, जहां के महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है। इसके अलावा मिस्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, मिस्र से बॉर्डर लगता है, और जॉर्डन। इन तीनों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनको बैठक करनी थी, उसको उन्हें टालना पड़ा। गाजा हमले के अस्पताल पर हमले के साथ इस्लामिक देशों ने अमेरिका और इजराइल को एक तराजू पर तौल दिया है। 500 से 800 लोगों की मौत पर जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें अब अमेरिका भी निशाने पर है। इसी पर बात करेंगे। तमाम पहलू है। कौन कौन मेरे साथ जुड़ गए हैं बता देता हूं। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगी तेल अवीव से। उनका नाम है जैकलिन डैनियल। वो वहाँ की एक सशक्त आवाज़ हैं। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं भारतीय डिप्लोमेसी की वो बहुत शानदार, जानदार और वजनदार आवाज़ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेखक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मोहम्मद अतीक है, लीडर है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। मेरे साथ शेख अलीमुद्दीन असदी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन हैं और मेरे साथ ही साथ मुफ्ती शमूम कासमी जी हैं, जो कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले जैकलिन जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले, आज पूरे अरब देश इजराइल पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने हमारे 500 लोगों को मार दिया। 800 लोगों को कह रहे हो, 800 लोग हो गए। अस्पताल पे आपने हमला किया है, बड़ा कायराना काम है। आपने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जैकलिन जी, आप क्या कहेंगी? क्या इजराइल ने हमला किया था और क्या यहूदियों के संस्कार या फिर इजरायली थॉट में है? क्योंकि मुझे पता है वहां 16 लाख मुसलमान अभी भी रहते हैं इजराइल के अंदर। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो शलोम सभी लोगों को, आपको इजराइल यहाँ पर बहुत सी प्रूफ्स आए हैं कल से। पहले स्वाभाविक ढंग से, पहले जैसे ही ये बम स्फोट हुआ, पहले सभी लोगों ने यही कहा। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स तक सभी लोगों ने यही कहा कि इजराइल के स्ट्राइक से हुआ है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में पता चला, यहाँ पर प्रूफ है कि आसमान में इजराइल की तरफ से कोई भी हवाई जहाज नहीं आया था। जो भी हुआ था वो हमास ने या इस्लामिक जिहाद ने, आई एम नॉट श्योर विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रॉकेट्स जो छोड़े थे, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हीं का रॉकेट मिस फायर होके उसी हॉस्पिटल पे गिरा। ये अनदर थिंग जो प्रूफ करता है, जो जब भी इजराइल हमला करता है तब जमीन पे एक बड़ा होल हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ आग लगी थी। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज 500। मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों की जानें गई भी होंगी, लेकिन ये 500 नहीं थे। कि हमने ये भी देखा है कि ये सिर्फ पार्किंग एरिया में गिरा था और पार्किंग एरिया में थोड़े से कार्स बर्न हुए। सो आई एम नॉट श्योर हाउ वैलिड इट इज। जो भी कहा जा रहा है कि 500 या 800 लोगों की मौत हुई है इसकी वजह से, पूरी तरह से इतने दिनों में होगी, आई एम श्योर अबाउट इट, बट नॉट फॉर कल के हमले की वजह से, कल के रॉकेट मिसफायर की वजह से। और पूरी सभी तरह के प्रूफ्स ये बता रहे हैं कि प्योरली एक रॉकेट मिसफायर था उन्हीं की तरफ से। ठीक है, रॉकेट मिसफायर। मोहम्मद अतीक साहब के पास चलते हैं। मोहम्मद अतीक साहब बताइए, ये कह रहे हैं रॉकेट मिसफायर है, पूरी दुनिया कह रही है, ना कोई सुनवाई ना कोई गवाही, लेकिन सबने कह दिया कि नहीं किया तो इजराइल ने। अतीक साहब, आपको भी लगता है?
देखिए, दरअसल बात है, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से जैकलिन बता रही हैं कि मुझे तो लग रहा है कि सारे इजराइल के जो रॉकेट हैं, मिसाइलें हैं, वो फुसफुसा बम हो गई हैं। मतलब उसमें कोई दम रहा नहीं है। और हमास के पास जो रॉकेट हैं वो मिसफायर हुए जा रहे हैं, बेकाबू हुए जा रहे हैं। आज मैं सबसे पहले जो स्वागत करूंगा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आया वो बहुत बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि हर तरह की हिंसा का मतलब उसमें इजराइल भी इंक्लूड है। उन्होंने इस दबे लफ्जों में ये कहा है कि इजराइल जिस तरह से हिंसा फैला रहा है उसको भी कंडेम किया उन्होंने। और आपको बता दें, इजराइल फंस चुका है। वॉर क्राइम, यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसीज कह रही हैं कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। अब वो फंस चुका है। अब वो अब्बा आए थे, अब वो गले लग के रोया बेटा उनके साथ में। फिर अब्बा ने कहा कि नहीं नहीं, इसने तो नहीं कहा। अरे आप पूरे मुल्क के जो है, पूरे हिंदुस्तान और पूरे क्या कहते हैं दुनिया के दादा नहीं हैं। आप वही हैं जो आपने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास कीमियाई हथियार हैं, कीमियाई, और पूरे इराक को आग के गोलों में तब्दील कर दिया था। उसके बाद कहने लगे नहीं, कुछ तो नहीं मिला। सद्दाम हुसैन को फांसी भी आपने चढ़ा दी। ये वही अमेरिका है जो सफाई देके जा रहा है इजराइल को। इजराइल ने वॉर क्राइम किया है, इजराइल फंस चुका है। और मैं आज आपको बता देता हूं कि अगर यूनाइटेड नेशन में वॉर क्राइम का प्रस्ताव आएगा, इसमें मुस्लिम मौलाना ने बड़ी बड़ी तकरीर पढ़ी कि देखिए ये यहूदी इजरायली चूहों की तरह भाग रहे हैं। ये भारत के ही मौलाना थे जो कह रहे थे ये चूहों की तरह भाग रहे हैं। आज आपको बड़ा दुख हो रहा है। इजरायली की मौत नहीं है, कोई मुसलमान मर जाए तो वो जो बड़ा हल्ला हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री बोलने लगा। वैसे हम मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं अतीक साहब, कल देखना, कल आपके कौम वाले आपको पकड़ के डिशम ना कर दें। नहीं मोदी जी नहीं, मैं भारत के स्टैंड और भारत की पॉलिसी के तो को हमेशा से ही मैं उसकी तारीफ करता रहा हूं। बीच में मोदी जी इधर चले गए थे, लेकिन पूछ लिया था तो अतीक भाई भड़क गए थे कि किसकी बात कर रहे हैं आप। आज उनको अच्छे लगने लगे मोदी जी। कल तो महमूद अब्बास के भी आप गा रहे थे गुण। आज तो महमूद अब्बास ने भी इजराइल को कह दिया कि वो टेररिस्ट है। मैं इसका खुलासा करूंगा। देखिए आप लोग क्या, पढ़ने लिखने से आपका दूर का रिश्ता नहीं है। मैंने गलत बात उनकी कोट की, उसको भी सही मान लिया आपने, मतलब, और मैंने ही अपनी गलती को निकाली। पढ़ने लिखने से हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन हो सकता हो कि आपका पत्रकारिता से बहुत अच्छा रिश्ता हो। मैं उस पर कुछ नहीं कहने वाला। इराक से खबर कि सद्दाम हुसैन के महलों में कुछ नहीं निकला, मोहम्मद अतीक, ये मैंने ही बताई थी। देखिए वही मैं कह रहा हूं, ये वही अमेरिका है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं, ये मैंने बोला था। कहां से बोला था? बगदाद से खड़े होके। बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, आपने वहां से पत्रकारिता करी, सच्ची पत्रकारिता करी, आपको सलाम। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वही अमेरिका है जिसने तालिबान को इतने साल तक टेररिस्ट करते करते उनके आगे हाथ जोड़े कि भैया मुझे जाने दो, और अपना सारा साजो सामान देके चला गया उनको और कहा कि चलो ठीक है अब संभालो तुम। ये है अमेरिका जो पहले क्राइम कराता है, क्राइम करता है और क्रिमिनल का साथ देता है। और अब वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह से अब इजराइल उनके हाथ से निकल चुका है। इजराइल उनकी एक बात मानने को तैयार नहीं है। अब आप देख लीजिए जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं, ओआईसी देखिए कितना मोहम्मद अतीक साहब ने लखनऊ बैठे सब बता दिया। आप लखनऊ में बैठे ना अतीक साहब? नहीं बिल्कुल, आप दिल्ली में बैठे हैं ना, नोएडा में? जी बिल्कुल दिल्ली में बैठा हूं, नोएडा में, वहां से ये एंकरिंग कर रहा हूं। बिल्कुल, तो लेकिन संगीत रहेगी जी, आइए आपकी नजर। मोहम्मद अतीक साहब ने बता दिया कि इजराइल ने वहां पे मिसाइल गिराई। मोहम्मद अतीक साहब ने यह भी बता दिया कि इजराइल अमेरिका के हाथ से निकल गया है। मोहम्मद अतीक साहब ने यह भी बता दिया कि अमेरिका भी गलत है, उसने देखिए तालिबानों पर छोड़ के जाना ही पड़ा, मुसलमान शासन आ ही गया तालिबान के चलते। अब अतीक साहब इतना सारा ज्ञान रखते हैं तो मेरे ख्याल से इनका डेप्यूटेशन कहीं बड़ी रॉ में, आईबी में, कहीं कुछ, अतीक भाई सब पता है इनको दुनिया में क्या हुआ। देखिए दीपक जी, सब अरे ये तो जानकारी आपसे ही मुझे मिली है ना, क्योंकि आप तो आपकी पत्रकारिता तो मैं देखता हूं, आपकी रिपोर्ट को देखता हूं, आपके चैनल्स को देखता हूं। अब रुक जाइए मोहम्मद भाई, चैनल तो और भी दिखा रहे हैं कि 1400 इजरायली मारे गए, उसको आपने देखा ही नहीं, भूल गए, नारे लगाने लगे तेरा मेरा नाता क्या। देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, जो हमास बच्चों का कत्ल कर दे, गला काटने में निर्ममता कर दे, जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके, नंगा करके उसकी तलवार से हत्या कर दे, बम से उड़ा दे, आप उससे मानवता की उम्मीद मत कीजिए। वो मानवता की लड़ाई नहीं लड़ सकता है।
वो जिहाद कर रहा है, वो धार्मिक धर्म युद्ध के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वो युद्ध कर रहा है। उसमें इस्लाम सच्चा है या नहीं है ये इस्लाम के मौलाना तय करें। लेकिन जो बर्बरता और राक्षसी प्रवृत्ति का जो प्रदर्शन हमास ने किया है, नग्नता पूर्वक किया है, और वो नारा देता है और इस दुनिया के सारे मुसलमान एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना पूरी दुनिया की मानवता के लिए और एक सभ्य समाज के लिए इस 21वीं सदी में भी कितना बड़ा खतरनाक चीज है, ये कितना बड़ा ये है। दूसरी बात, अमेरिका का राष्ट्रपति अचानक ही ऐसे नहीं आ जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि भारत में आता है तो उसके पहले 10 महीने से 11 महीने से प्लानिंग में होती है। वो चाइना जाता है या किसी अन्य विदेश यात्रा पर जाता है तो उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। और यदि अमेरिका का राष्ट्रपति सीधे आकर के इजरायल आता है, शॉर्ट नोटिस पर आता है, तो ये मान करके चलिए कि अमेरिका इजरायल के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। आप धर्म युद्ध के नाम पर जो भी हो, आज ईरान और इस्लामिक कंट्री जे सारे के सारे आज आकर के एक साथ खड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाइना के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस समय वेस्ट जो है वो यूक्रेन में भी उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि हम अमेरिका को दूसरी तरफ यहां पर हम उलझा दें, वेस्ट एशिया में उलझा दें, और चाइना अपने मंसूबे को बहुत आगे बढ़ा ले। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसके ताइवान के प्रति आक्रामकता देखने को मिल सकती है। ये मैं ऐसा विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं। तो निश्चित तौर पर रसिया, चाइना इसके और ईरान, ये जो नया गठजोड़ उत्पन्न हुआ है वो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में अमेरिका की जो पहले दखल होती थी उसको छीनने के लिए हमास को आगे करके खड़ा किया है। लेकिन हो सकता है कि यह युद्ध उनके लिए बहुत महंगा पड़े, क्योंकि आज का इजरायल 1948 का इजरायल नहीं है। 1967 में भी पूरा अरब देश एक साथ मिलकर के इजरायल पर अटैक किया था, और इजरायल ने गोलन हाइट से लेकर के गाजा पट्टी सब में पीट करके उनकी जमीनें खींच दी थी। सीरिया को गिड़गिड़ाना पड़ा था अपने जमीन को लेने के लिए। इजिप्ट में जो है वो कैंप डेविड समझौता हुआ, उसके बाद उनके पास वो जमीनें मिल पाई, नहीं तो नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाती। नतीजा ये है, आज के दिन में मैं ये मानता हूं कि हमास का हारना दुनिया की मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। हमास का जीतना दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद को नए सिरे से खड़ा करेगा, और जो पश्चिम एशिया में मुस्लिम कंट्रीज का जो वर्चस्व है वो रेडिकल इस्लामिज्म को बढ़ावा देने से जो पीछे मुकर रहा था। अभी आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरब, यूएई और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक अरब कंट्रीज थे जिनके संबंध बहुत बेहतर हो रहे थे, वो एक बार फिर से उसी दिशा में चले जाएंगे जो 70 और 80 के दशक के जो हम देखते थे, अरब कंट्रीज का एक साथ आकर के खड़ा होना और इजरायल के खिलाफ खड़ा हो जाना। वो तस्वीरें फिर से, इसलिए मैं मानता हूं कि इजरायल का पूरी तरीके से खात्मा, पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करना ये दुनिया की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और जिस प्रकार से रसिया ने इस विषय को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया वो बहुत ही बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। रसिया को जब यूक्रेन में अटैक करना था, जो नाटो के एप्रहेंशन में आकर के अटैक किया, वो तो बहुत जायज है। और इजरायल को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए हमास पर नहीं अटैक करना चाहिए, गाजा पट्टी पर अटैक नहीं करना। ये कौन सा सिद्धांत है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में भूमध्य सागर में डुबो देने जैसी संस्था हो गई है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं शेख अलीमुद्दीन असादी साहब के पास, इस्लामिक स्कॉलर है। शेख साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप मुझे बताइए ये जो कुछ हो रहा है, ठीक है, आप इकट्ठे हो जाइए कि भाई फिलिस्तीन पर हमला है, फिलिस्तीन के साथ भारत हमेशा से रहा है, लेकिन क्या आप उन 1400 लोगों के साथ नहीं है जिनको बेरहमी से मार दिया गया, बच्चों का कत्ल कर दिया गया, जला दिया गया, जो क्रूरता हमास ने की थी? क्या आप हमास के उस आतंक के साथ हैं? और क्या इससे जंग और भड़केगी नहीं? दीपक जी, देखिए, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से फ़लस्तीन के साथ रहा है। जितना इसराइल ने और अमेरिका ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया है,
हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में नहीं मिल सकता, जहां 1450 लोगों को हमारे शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया, हॉस्पिटल पर हमला किया जाता है और हम खामोश बैठे हुए हैं। अमेरिका आता है, एक तरफ उसकी निंदा करता है, एक तरफ उसकी हौसला अफजाई करता है। ये जो बैठा हुआ है आतंकवाद फैलाने के लिए, अमेरिका पूरी छोटे छोटे मुल्कों को जहां डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करना चाहता है और अपनी धाक जमाना चाहता है। अब उसको खतरा हो गया रूस से और चीन से। अगर चीन हमारा सहयोगी है, रूस हमारा सहयोगी है, इसी तरह अमेरिका भी हमारा सहयोगी है। हमें सच्चाई से काम लेना चाहिए। अभी संगीत रागी जी जो प्रोफेसर हैं और डीयू में पढ़ाते हैं, उनको ऐसी बातें बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि मुसलमान उग्रवादी है, आतंकवाद का साथ देता है। अगर आप दीपक जी पीछे जाएंगे, हमने 150 साल हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमने बड़ा बलिदान दिया है, अपना खून से हिंदुस्तान को सींचा है। और जिस तरह बर्बरियत और नंगा नाच इसराइल और अमेरिका मिलकर इसराइल में कर रहे हैं, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। आसादी साहब, मेरी एक बात सुनिए ना, फलस्तीन बराबर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया तो आप उसको आतंकवादी का नाम देते हैं। आप उम्र दराज, मुझे एक बात बताइए, 1400 लोग इजरायली मरे थे सर, 1400 इजरायली मरे थे। आप फिगर आप गड़बड़ा गए। हम भी मर चुके हैं, हम भी शहीद हो चुके हैं इसी लड़ाई में। आप देखिए ना, आप दीपक, मुझे बताइए भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन के मुसलमानों से क्या लेना देना? अलीमुद्दीन साहब बताइए मुझे, भारत के मुसलमान का, जो भारतीय हैं, उनका फिलिस्तीन के मुसलमानों से क्या लेना देना? एक लॉजिक बताइए मुझे। क्यों नहीं है? हम कलमा गोए, हमारा भाई है वो फलस्तीन। हिंदुस्तान में गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, मुरारजी भाई ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों हिमायत की उनकी? पूछिए ना। अरे नरेंद्र मोदी भी उनकी हिमायत करते हैं, उनका नाम भी ले दीजिए। उनसे भी पूछिए, किसका? फिलिस्तीन की हिमायत कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। अभी अतीक भाई तारीफ कर रहे थे मोदी जी की। नहीं, नरेंद्र मोदी जी कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं। आप खुलकर कुछ नहीं कहते। 2024 नजदीक है। अरे अतीक साहब तो तारीफ कर रहे थे। अतीक मोदी जी के पास साहब, शेख साहब को समझाइए थोड़ा, मोदी जी को गलत समझ रहे हो। नहीं, अतीक साहब समझाइए, अपनी तारीफ कर रहे थे मोदी जी की। आप उनको संयम से काम लेना चाहिए। आपको आपकी जो खारजा पॉलिसी है हमारे हिंदुस्तान की, उसको बरकरार रखना चाहिए। 1947 से लेकर आज तक, चंद महीनों पहले तक जो हिंदुस्तान की पॉलिसी थी, उस पर कायम रहना चाहिए। शेख साहब, संगीत रागी जैसे बेवकूफ लोगों को डिबेट में लाकर और मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इनको मुसलमानों से। ना मुझे एक बात बताइए ना, मुझे हिंदुस्तान बनाता है। अरे शेख अलीमुद्दीन आज़दी साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, मुझे ये तो बताइए इजराइल में कितने मुसलमान रहते हैं? अरे भाई, इसराइल में आप छोड़िए, इसराइल हमारा था पूरा। इसराइल बना कब से? 1948 में इन्हें कब्जा कर लिया। हमने ये तो बता दीजिए कि इसराइल में मुसलमान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बेवतन समझकर। क्यों नहीं रहते? इसराइल हमारा, आप कब कहते हैं? किस लिए लड़ रहे हैं हम लोग? तो अच्छा, तो यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, किस लिए लड़ रहे हैं हमास? क्यों 1400 लोगों को मार दिया? यही तो शेख साहब मैं भी पूछ रहा हूँ, आप समझा ही नहीं पा रहे मुझे। क्यों मार दिया हमास ने? किस लिए लड़ रहा है? नहीं, मुझे देखिए, अरे हमास की बात छोड़िए, तो किसकी बात करूं सर? मारा तो हमास ने, पहले लड़ता था। मोदी जी की बात करूं मैं? सुनिए, अल फतह पीएलओ था, लड़ता था। आज जो है आप उसको उग्रवादी कह देंगे, कल कोई और ऑर्गेनाइजेशन आएगी उसको। अगर कोई वतन के लिए लड़े, आज़ादी के लिए लड़े, वतन को आज़ाद कराने के लड़े, क्या उग्रवादी होगा वो? क्या आतंकवादी होगा वो? अपने वतन के लिए, अपनी जानों को बचाने के लिए अगर लड़ रहा है, अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे बताइए, तो क्या मुझे बताइए, उग्रवादी हो जाएगा? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए जी। ये इजराइल की जमीन ये पहले यहूदियों की थी कि मुसलमान की थी? अब मुझे बताइए, इस्लाम कब तामील हुआ? मुसलमानों की थी, आपको मालूम नहीं है? नहीं, इस्लाम कब तामील हुआ? आप पीछे तारीख पढ़ी है, आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, मुझे बताइए ना, इस्लाम कब तामील हुआ शेख साहब? सुनिए, पहली बैतुल मुक़द्दस मस्जिद हमारी मुसलमानों की पहली है, जहाँ 1 लाख कमोबेश 24,000 पैगम्बरों ने इबादत की है, नमाज पढ़ी है। हमारे पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इमामत की है।
वो हमारा जान से ज्यादा अजीज है। अरे मेरे को ये बताइए ना, इस्लाम कब तामील हुआ था शेख साहब, बताइए ना। इस्लामी कैलेंडर कितने साल का है? 1428 दिन से। नहीं, कुरान शरीफ का तामील हुआ, बताइए। हिजरत का है। आप बात को दीपक साहब मोड़ देते हैं। देखिए, जब से दुनिया कुरान शरीफ कब आई जो आपका अकीदा है, बताइए ना शेख साहब, बता ही नहीं रहे आप सच। देखिए, कुरान शरीफ से पहले हमारी 4 किताब और है, तौरात, इंजील, ज़बूर और ज़ईफ़ है। आप इसको कुरान पर लाकर आप डिबेट का मूड बदलना चाहते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, मैं छोड़ देता हूं। मुझे नहीं पता सर, मुझे ज़बूर भी हमारी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हमारे हैं। आप तारीख का मुताला कीजिए, मैं कुछ किताबें भिजवा देता हूँ आपके पास। इस्लामी पहला दुनिया का आदमी आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान है। पहली औरत अम्मा हव्वा हिंदुस्तान दुनिया में पहली मुसलमान औरत है, उससे नस्ल चली है। इस बहस को, इस डिबेट से मत जोड़िए। ठीक है, चलिए मैं नहीं जोड़ता सर। आप बड़े हैं, उम्र दराज है, आपकी बात में जाता ही नहीं उस पर। अब मुफ्ती शमूम कासमी जी बताइए, क्या है शेख साहब की बात थोड़ी समझ आई, थोड़ी नहीं आई? क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं दीपक वोरा जी को रखता हूँ। सकी तरह की जी रुक जाइए, शो थोड़ा छोटा होता है। मैं आपको पूरा मौका दूंगा शेख साहब की बात को रिबटल करने के लिए। शमूम कासमी साहब बताएंगे। शमूम कासमी साहब बताइए। मैं तो हर दिन ये बात कह रहा हूँ कि हमारे भारत का दृष्टिकोण, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण इंसानियत, मानवता को समर्पित है। और अभी जो हमारी G20 के मौके पर तमाम विश्व के लीडर्स को बुला करके जब वसुधैव कुटुंबकम की थीम को पेश किया और कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही दुनिया में अमन कायम हो सकता है। आज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से भारत एक न्याय प्रिय है और न्याय के साथ है, आज प्रधानमंत्री जी ने, आज ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ये कहा था कि हमस ने जो कार्य किया था हम उसके साथ नहीं हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन के साथ हमारा मौक़िफ़ पहले से ही है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ दीपक जी कि भारत हमेशा जो है वो भाईचारे की बात करता है, एकता की बात करता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, 140 करोड़ लोगों का की जो थीम है, जो उनका मकसद है, वो वसुधैव कुटुंबकम, संते भवन्तु सुखिना और संते भवन्तु निरामया है, यानी कोई दुखी ना हो, हर आज पूरा विश्व सुखी हो। तो इसलिए जंगों से मसाइल हल नहीं हुए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह करके पूरे विश्व को फिर चेताया है और कहा है कि अमन और भाईचारे के रास्ते से ही तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, जंगों से मसाइल हल नहीं होंगे। ये जंग तो रुकनी ही चाहिए और मैं समझता हूँ कि भारत ही इस जंग को रुकवाएगा और भारत में ही ये ताकत है। अमेरिका में रहने वाले ईसाई और यरूशलेम में रहने वाले यहूदी और मुसलमान, मैं तो ये कहता हूँ दीपक भाई कि इन सब के तो आपस के रिलेशन हैं और आपस में इनमें तो आपस में रिलेशन भी हो सकता है। फिर ये आखिर ये खून खराबा क्यों कर रहे हैं? इन्हें बैठना चाहिए। और मैं आजादी की लड़ाई है ना, हमारा फलसफा शेख साहब ने मुझे समझाया, ये आजादी की लड़ाई है, ये बताया उन्होंने। आजादी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। तो अब वतन के लिए लड़ रहे हैं तो फिर आजादी की लड़ाई, कोई बात नहीं, उसमें रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, बम गिर जाते हैं, पर लड़ाई तो आजादी की है ना। नहीं, मैं तो अपने देश की बात करता हूं। और देश जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा उन्होंने मैसेज दिया है। और मैं समझता हूं कि हमारा देश अनेकता में एकता की मिसाल को कायम करेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि मुफ्ती साहब के पास चलता हूं, थोड़ा ज्ञान लेता हूं, थोड़ा देश आगे जा रहा है, ज्ञान लेता हूं। मुफ्ती साहब मुझे बताइए ना, ये हमास जो लड़ रहा है, क्या वो आज़ादी की लड़ाई है? शेख साहब यही कह रहे हैं कि अपने वतन की मिट्टी के लिए लड़ाई हो रही है। तो ये आज़ादी की लड़ाई में रेप कर दो, हत्या कर दो, वीडियो बना लो, कुछ इस्लामी नारे लगा दो, चलता है? ये आज़ादी की लड़ाई है? हमास क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी समझाइए मुझे थोड़ा मुफ्ती साहब। देखिए, मैंने इजिप्ट से इस्लामी लॉ से PhD किया हूँ, मैं इजिप्ट में हूँ और मिडिल ईस्ट के पूरे ज्योग्राफी को मैं समझता हूँ। देखिए, हमास का कोई समर्थन करने वाला नहीं है और हमास को बैकडोर से प्रोफेसर रागी जी ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं भी इतिहासकार हूँ। बैकडोर से हमास को पाला किसने?
मैं कहता हूं कि दुनिया में सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद हुआ है, उसका जननी, उसका पैदा करने वाला अमेरिका है। जब अब नजीब को अपदस्थ किया गया तो तालिबान को कौन पाला, किसने पाला, हथियार किसने दिए? हथियार किसने दिए? जब इराक में कहा गया कि केमिकल हथियार है तो एक बिल्डिंग में मारे गए, 1000 लोग मारे गए थे, अमेरिका ने इनकार कर दिया। तो ये कहना कि इजराइल ने वहां अटैक नहीं किया है, ये जरा जल्दबाजी में उठाना कदम है, मगर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इजराइल पर आप भरोसा नहीं कर सकते। 2009 में गाजा की नाकाबंदी में कितने लोग मारे गए? हमास उग्रवादी है, तो क्या फलस्तीनी के जो बच्चे हैं वो मारे जा रहे हैं? मासूम बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं? मुफ्ती साहब एक बात है, मुफ्ती साहब आपने अच्छा कहा कि आप इजिप्ट में हैं, मैं गया हूं, बड़ा खूबसूरत मुल्क है इजिप्ट। मेरी एक बात बताइए, आप नहीं मानते हमास कोई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे आप ये बताइए ईरान इराक से क्यों लड़ा था सर? दोनों मुस्लिम दोस्त थे, उम्मा होना चाहिए। सीरिया और यमन क्यों भिड़ जाते हैं, ये भी थोड़ा समझा दीजिए मुझे। लेबनान के अपने पड़ोसियों से क्यों प्रॉब्लम होती है, मेरे को ये भी समझा दीजिए। और इराक और ईरान वार की हुई थी, वहां तो मुसलमान है साहब। अमेरिका तो बताइए ना क्यों हुई थी, किसके कारण हुई थी? ठीक है, रोम ने क्यों यहूदियों को निकाला था, जरा ये भी समझा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं हिटलर ने मारा, वो बहुत क्रिश्चियन था, बाद में अपने आप को नेचर का लवर बताता था। अरे सुनिए, ईसाइयों ने क्यों यहूदियों को बाहर किया, जरा ये भी समझा दीजिए। तो यहूदियों को ईसाइयों ने बाहर किया और यहूदियों को इस्लाम वालों ने बाहर किया, अपना नाम क्यों भूल जाते हैं मुफ्ती साहब? अरे सुनिए, यहूदियों को नहीं मारा इस्लाम वालों ने। अरे सुनिए भाग के क्यों गए तो वहां से, इजराइल से? इसीलिए ना। अरे सुनिए मुफ्ती साहब, सही इतिहास पढ़िए ना। अरे सुनिए सर, सुनिए, इतिहास आपसे पढ़ना नहीं है, बहुत पढ़ चुके हैं। सुनिए, नागासाकी हिरोशिमा पर बम डाल करके बर्बाद करने वाला कौन है? कौन आतंकवादी के जमीनी? पहला सुसाइड बम्बर किसने इस्तेमाल किया? आपका क्विज आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। दुनिया में सबसे पहले सुसाइड बम्बर कौन इस्तेमाल किया? बताइए, चलिए आपका सवाल, चलिए। नहीं सारे सर बताइए। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, 2-3 सवाल पूछ के अपनी वो रोजी रोटी चलाता हूँ। इतिहासकार आप हैं, मुझे बताइए ना ये क्यों लड़े? ईरान इराक क्यों लड़े? कुवैत इराक क्यों लड़े? सीरिया में प्रॉब्लम क्यों है? लेबनान में प्रॉब्लम क्यों है? ये सब अमेरिका, पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्यों है? समझाइए ना, थोड़ा ज्ञान दीजिए मुझे, कम है ज्ञान मेरे पास। मैं बता रहा हूँ ईरान, ये सब अमेरिका कर रहा। आज दुनिया में हथियार, और आप अमेरिका को करने दे रहे हैं। अगर अमेरिका को और आप अमेरिका को करने दे रहे हैं, और अमेरिका से दोस्ती भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। सऊदी अरब वाले भी दोस्ती करते हैं अमेरिका से, ईरान वाले भी छुप छुप के करते हैं, इराक वाले तो उन पे डिपेंडेंट है। देखिए सुनिए, वेपन है, कभी कोई बगदादी आ जाता है, कभी कोई ओसामा बिन लादेन आ जाता है, कभी कोई दाऊद इब्राहिम आ जाता है, वही तो मैं, कभी कोई अल जवाहिरी आ जाता है। अरे सुनिए, इस्लामी आतंकवाद को, सो कॉल्ड इस्लामी आतंकवाद को पाला अमेरिका ने, इजराइल ने किया है। पलने क्यों दिया मेरे भाई? आप इतने समझदार लोग थे, इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, इतने, वो नहीं पलना चाहिए था, पलना नहीं चाहिए था। मैं कहता हूं, अब माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो गलती तो आपकी कौम की है ना। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही। अमेरिका किसी का साथ यूक्रेन में खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका के इतिहास देखिए, अमेरिका कहीं किसी के साथ खड़ा नहीं है। इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है, यहूदियों का कंट्रोल अमेरिका पर है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा तो अमेरिका नहीं रहेगा। मेरा मानना यह है। अरे सब इस्लामिक मुल्क एक साथ खड़े हो जाइए सर, अमेरिका को गिरा दीजिए। क्या क्यों नहीं होते इस्लामिक मुल्क एक साथ सर? आपका इस्लामिक ब्रदरहुड क्यों नहीं चलता? समझाइए ना मुझे। देखिए, मेरा इस्लामिक ब्रदरहुड नहीं है, मैं भारतीय हूँ। मेरा मफाद, मेरा जीना मरना भारत के लिए। मेरा फलस्तीन, आप ज्ञानी हैं तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अरे सुनिए, नेल्सन मंडेला से क्या हमदर्दी थी? क्यों भारत खड़ा हुआ नेल्सन मंडेला के साथ? हर जुल्म के साथ भारत खड़ा हो जाता है, हर मजलूम के साथ। ठीक है, मुफ्ती साहब से आगे निकलता हूँ। वोरा साहब, इसका प्लीज एक लार्जर पर्सपेक्टिव करिए। और मैं इसको बता रहा हूँ, एक बड़ा ऐलान किया है बाइडेन का, फिलिस्तीन के लिए बड़ा ऐलान है। गाजा वेस्ट बैंक के लोगों के लिए उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग का ऐलान किया है। फिलिस्तीन को मानवीय सहायता देगा अमेरिका। ठीक है, आपने सर मुफ्ती साहब को भी सुन लिया, शमू कासमी साहब को भी सुन लिया, शेख अलीमुल असादी साहब को भी सुन लिया, और मेरे भाई मोहम्मद अतीक को भी सुन लिया। तो मुझे बताइए, ये आप बाइडेन क्यों कर रहे हैं? ये पैसा क्यों दे रहे हैं गाजा को और वेस्ट बैंक को? सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है आपके शो में शामिल होने का। यू आर द बेस्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ होता हूँ। सबसे पहले ये बेटी हमारी मिस सोलोमन जो टेल अवीव से हैं, आपको कहना चाहता हूँ शलोम।
और आपको ये भी कहना था पिज्जा खान ले इजराइल, जीत आपकी होगी, जीत सच्चाई की होगी। जो बाइडेन साहब से दो चीजें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये जो बाइडेन साहब वहां गए हैं सर, ये आज सुबह उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, काफी पहले हुआ था। आप जानते हो कि उनकी नेवल कैरियर बैटल कैरियर ग्रुप्स वहां आ गए थे, सब कुछ देखने, नियंत्रण में है, कंट्रोल करने के लिए। जो बाइडेन साहब का विश्वास है कि ये जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, इससे अमेरिका जा नहीं सकता। कुछ साल पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ के चला गया था और बोले हम पिवट टू एशिया कर रहे हैं, हम जाके चीन को ठोकेंगे, रशिया को ठोकेंगे। अब वो वापस आ गए हैं। दूसरी चीज, बाइडेन साहब का नरेंद्र मोदी की तरह पर्सनल डिप्लोमेसी में बहुत विश्वास है। तो आपने देखा किस तरह से एक दूसरे को जप्पी मारी, मिले। नरेंद्र मोदी साहब भी ये बहुत करते हैं। मैं तो विशेष सलाहकार रहा हूं कई अफ्रीकन देशों में, वहां पे मैंने ये देखा है। अब जो रियल क्वेश्चन है सर, जिसके बारे में बहुत गर्मी हो रही थी कि इजराइल ने ये किया, अमेरिका ने ये किया, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था इजराइल पर, कितने निहत्थे लोगों को, 1200 1300 जो भी फिगर है, मार दिया, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, एक्सेट्रा। सारी दुनिया की सहानुभूति इजराइल के साथ थी। बच्चों के या दूसरों के हॉस्पिटल पे हमला करके इजराइल उस सहानुभूति को क्यों खोएगा सर? हम लोगों को डिप्लोमेसी में ट्रेनिंग दी जाती है कि समझने की कोशिश करो मकसद क्या है। इजराइल क्यों कर रहा है? बदला लेने के लिए हॉस्पिटल पे हमला करेगा? अरे बदला लेना है तो जाके जो हमास के आतंकी हैं उसको मारो, जिस तरह से आप मार रहे हो। कितने सारे उनके लीडर्स को, कमांडर्स को आपने ढेर कर दिया। इट डजंट मेक सेंस कि वो करेगा। किसको फायदा होगा? हमास को फायदा होगा। क्योंकि सर कुछ इंटरसेप्टेड कॉन्वर्सेशंस, मालूम नहीं, अगर मुझे हमारे जो मित्र आए हैं, मैं अरबी फ्लुएंटली बोलता हूं सर, तो अगर आप उनको प्ले करेंगे मैं उनका ट्रांसलेशन कर दूंगा। ये कुछ आतंकियों की रिकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग टू द इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उसमें जो कह रहे हैं कि हमला करो, ये विजिट को मत होने दो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें हैं सर। और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है सर। मेरा आपसे अनुरोध है सर, डिप्लोमेसी में मुझे बहुत तजुर्बा, 50 साल का। अभी आप कुछ मत कहिए, इजराइल इज गोइंग टू गिव प्रूफ, और जो प्रूफ जब उसने दिया, और अगर वो कन्विंसिंग प्रूफ है, फिर आपके पास छुपने की जगह नहीं होगी जो आप आरोप लगा रहे हो इजराइल की ऊपर। हाँ, ये जरूर कहेंगे जी प्रूफ हम नहीं मानते, उसका फिर कोई क्या कर सकता जब आपने ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर लिया। तो मेरा मानना है, क्योंकि मैं उस एरिया में रहा हूं, इजराइल को कोई फायदा नहीं है हॉस्पिटल पर अटैक करने से। फायदा है तो जो इजराइल के ऑपोजिशन वाले हैं, जो हमास के लोग हैं या पैलेस्टीन इस्लामिक जहाद वाले हैं, उनको फायदा हो सकता है। जो बाइडेन साहब ने जॉर्डन भी जाना था, वहां नहीं गए। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने वहां जा, वो नहीं गया। महमूद अब्बास साहब ने 3 दिन की नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करी, वो नहीं जा रहे हैं। वहां जाते भी तो कोई फायदा नहीं था सर। जॉर्डन और इजिप्ट नहीं भिड़ेंगे इजराइल के साथ। वो IMF की रिपोर्ट देखिए पिछले महीने की, इन दोनों देशों की इकोनॉमी टूटने वाली है। क्यों लड़ेंगे वो सर? क्या मिलेगा उनको? उनके चाचा नहीं है, ताए नहीं है, भतीजे नहीं है सर। इस समय जो मीटिंग हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, हमास ने बोला है उन सबको कि तुम कंडेम करो। क्यों भाई? हम क्यों कंडेम करें? और फिर ईरान बोल रहा है हाँ आप डेमोन्स्ट्रेशन करो, ये करो। क्यों करो? अगर दम है तो डायरेक्टली भिड़ो ना उसके साथ। ये नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है सर, एंड आई कंक्लूड सर, आपने समय दिया, आपका आभारी हूं। मेरा ये मानना है, इजराइल एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक नेशन है, उसका संविधान है, 25% उसकी आबादी है, इस्लामिक समुदाय से उनका संबंध है। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजंस दिए हैं कि जो माइनॉरिटी राइट्स है उनको रिस्पेक्ट किया जाए। इजराइल ये चीजें नहीं करता। बच्चों को गला काट के, सुना था आज मैंने आप ही के शो पे कोई बता रहे थे कि एक गिलास में बच्चे का खून भर के पी लिया। सच बोल रहे हैं, झूठ? और वो हिंदुस्तानी समुदाय के सर। तो इतना ही कहना चाहता हूं मैम, मिस सोलोमन, प्लीज टेल आवर फ्रेंड्स इन इजराइल कि आज 140 करोड़ राइट थिंकिंग हिंदुस्तानी, आज हम सब इजरायली हैं, आज हम सब यहूदी हैं। इतना ही यहीं पर रुकूंगा इसी नोट पर, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है हमास को लेकर। जो बाइडेन का बयान आया है, हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि नहीं है। यही बात कल एग्जैक्टली यही बात मोहम्मद अब्बास की तरफ से वहां की एजेंसी वाफा ने कही थी 2 दिन पहले। और मोहम्मद अब्बास भी अब तक यही स्टैंड ले रहे थे कि हमास फिलिस्तीनियों की असली प्रतिनिधि नहीं है, असली PLO है। तो क्या कहना है बाइडेन का, ये सुना। The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses innocent families in Gaza as human shields, putting their command centers, their weapons, their communications tunnels in residential areas. Palestinian people are suffering greatly as well. We mourn the loss of innocent Palestinian lives like the entire world. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza.
Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. Z News.